शुरू होती है हमें एक कपल एलेक्स और केट को दिखाते हुए, जो कि अपनी बेटी मैक के साथ होते हैं। एलेक्स एक साइंटिस्ट है और वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करता है। आज भी वो मैक के साथ अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा होता है, जिसमें वो टेलीपोर्टेशन के बारे में बताता है कि कैसे वो टेलीपोर्टेशन की मदद से टेसर करके एक और डायमेंशन में जा सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एलेक्स और केट एक बेबी भी अडॉप्ट करने वाले हैं। तब सीन यहीं पर एंड होकर हमें 4 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ मैक नींद से जागती है और वो काफी अपसेट होती है। उसे अपने फादर की याद आ रही थी। असल में 4 साल पहले एलेक्स अपने ही एक्सपेरिमेंट की वजह से कहीं गायब हो गए हैं। वो कहाँ है, किस हाल में है, इन्हें कुछ मालूम नहीं है। लोग कहते हैं कि एलेक्स अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं भाग गया है, मगर ये सभी आज भी एलेक्स का इंतजार कर रहे हैं कि वो जरूर वापस आएंगे। यहीं पर हम मैक के छोटे भाई चार्ल्स को भी देखते हैं। चार्ल्स काफी समझदार बच्चा है और दोनों बहन भाई एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। स्कूल में सभी बच्चे मैक और चार्ल्स को परेशान करते हैं, मगर चार्ल्स हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करता है। उसे यकीन है कि उसके फादर उन्हें छोड़कर नहीं गए हैं। जबकि एक दिन एक लड़की मैक के सामने उसके फादर की इंसल्ट कर रही होती है। तब मैक भी उसे सुना देती है, जिसके बाद उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे समझाते हैं कि आखिर उसका इस किस्म का बिहेवियर कब तक चलता रहेगा। तब मैक को उनकी बात पर भी गुस्सा आता है और वो उन्हें बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर कि मैक की मॉम उससे बहुत ही डिसअपॉइंट होती है और वो उसे प्रिंसिपल को एक सॉरी लेटर लिखने को कहती है। मगर मैक कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए मुझे सॉरी कहना पड़े, बल्कि मेरी क्लासमेट्स हमेशा मुझे बुली करती है। इनकी बहस चल ही रही होती है कि तभी इन्हें डोर बेल की आवाज आती है। उनसे मिलने कोई अनजान लेडी आई थी, जो कि ओवर ड्रेस थी और इनका नाम मिसेस वॉटसन था। यहाँ पर सरप्राइजिंगली चार्ल्स इन्हें जानता था, मगर कैसे वो हम आगे जान पाएंगे। केट उनके यहाँ आने की वजह पूछती है और ये भी कि वो कौन है, मगर मिसेस वॉटसन कुछ ठीक से अपने बारे में नहीं बता रही थी। तब केट उन्हें घर से जाने का कहती है। तब मिसेस वॉटसन कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो टेलीपोर्टेशन करने की कोशिश की थी वो रियल थी, तुम्हें इस बात पर यकीन करना चाहिए। उन्होंने वाकई एक दूसरा डायमेंशन ढूंढ लिया था जहाँ वो टेलीपोर्ट कर गए, मगर केट को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि ये कोई पागल औरत है, इसीलिए वो उसे अपने घर से भगा देती है। खैर अगले दिन जब केट और चार्ल्स वॉक कर रहे होते हैं, तो तब मैक का क्लासमेट केविन उससे बात करने आता है और वो उसे कहता है कि तुमने तो क्लास में उस लड़की का मुंह ही बंद कर दिया था, तुम तो काफी ब्रेव हो। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चार्ल्स एक घर की तरफ भागता है। मैक उसे जाने से मना करती है, मगर चार्ल्स उसे कहता है कि डरो मत, अंदर आओ, मिसेस वू तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अंदर आने पर मैक मिसेस वू को देखती है, जो भी काफी अजीब से ड्रेस थी और थोड़ी मिस्टीरियस भी थी। उनके आसपास काफी सारी बुक्स पड़ी थी। उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज बोलनी नहीं आती थी, इसीलिए वो बुक्स की मदद से लोगों से कम्युनिकेट करती थी। खैर चार्ल्स यहाँ उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है और खाने पर केट एलेक्स के बारे में डिस्कस करती है, जिसमें कि वो बताती है कि एलेक्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे कि हम यूनिवर्स के एक दूसरे डायमेंशन में जा सकते थे। एलेक्स को जब इस बात का यकीन हो गया कि ऐसा वाकई पॉसिबल है, तो उसने ये इन्वेंशन लोगों के सामने लानी चाहिए। हालांकि मैंने उसे मना भी किया था कि वो फिलहाल ऐसा ना करे, मगर एलेक्स ने मेरी एक ना सुनी। उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया था, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रैक्टिकली हुआ नहीं था। लेकिन एलेक्स अपने काम में लगा रहा और फिर एक दिन वो गायब हो गया। खाने के बाद मैक और चार्ल्स एलेक्स को बाहर छोड़ने जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनसे मिलने मिसेस वॉटसन आई हैं। इतने में मिसेस वू भी बाहर आती है और हम देखते हैं कि इनके अलावा कोई और भी है यहाँ, जिनका नाम है मिसेस विच। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये सेलेस्टियल सोल्स हैं, जो कि अर्थ पर आई हैं, मतलब ये ह्यूमंस नहीं है। यहाँ पर मिसेस विच इन्हें बताती है कि अर्थ से कोई इंसान बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहा था ताकि वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच सके। एक दिन उस फ्रीक्वेंसी की आवाज यूनिवर्स में दूर तक पहुंच रही थी और उसी को हम ढूंढने निकले थे, लेकिन हमें लगता है कि वो सही जगह पर नहीं पहुंचे हैं। तब यहाँ पर मैक समझ आती है कि ये उसके फादर की ही बात कर रही है। मिसेस विच बताती है कि तुम्हारे फादर हमारे यूनिवर्स तक नहीं पहुंचे हैं, वो टेलीपोर्टेशन करते हुए कहीं बीच में ही अटक गए हैं, इसीलिए बस हमें उन्हें ढूंढना है। तब यहाँ पर मैक खुश हो जाती है। उसे एक उम्मीद नजर आती है कि शायद उसके फादर उन्हें मिल जाएं। मगर मैक उनसे पूछती है कि आप सब हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं। तो मिसेस विच कहती है कि हम एजेंट्स इसीलिए हैं कि
अगर कोई यूनिवर्स में गुम जाए तो हम उसे वापस से अपनी असल जगह पर पहुंचा सकें। तो बताओ, क्या तुम अपने फादर को ढूंढना चाहती हो? मैक को अभी भी उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं था, मगर चार्ल्स फौरन ही इसके लिए मान जाता है। वो भागकर मिसेस वॉटसन के पास जाता है और वो टेसर करके वहाँ से गायब होने लगता है। इसके बाद केविन भी मिसेस वू के साथ जाता है। मैक को इन सब पर यकीन तो नहीं था, मगर फिर भी वो मिसेस विच के साथ आगे बढ़ जाती है और फिर देखते ही देखते फ्रीक्वेंसी की मदद से ये लोग 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर केविन और चार्ल्स को टीजर करने में कोई परेशानी नहीं हुई, मगर मैक को हुई थी। तो मिसेस विच कहती है कि ये बिलीफ की बात है, जो इस प्रोसेस पर जितना ज्यादा बिलीव करेगा उसके लिए सब करना उतना ही आसान होगा। खैर, इस वक्त ये लोग प्लेनेट यूरिया पर मौजूद हैं। इस जगह को देखकर मैक इतना तो समझ जाती है कि उसके फादर जिस दूसरे डायमेंशन की बात कर रहे थे वो बिल्कुल सच था और ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत और अनरियल है। ये तीनों ही यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। तब मैक को वहाँ पर टॉकिंग फ्लावर्स दिखाई देते हैं। मिसेस वॉटसन मैक से कहती है कि अगर तुम अपने फादर को ढूंढना चाहती हो तो इनसे पूछो, ये तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। टॉकिंग फ्लावर्स अपनी जुबान में उसे कुछ बताते हैं जिसे मैक तो समझ नहीं पाती, मगर मिसेस वॉटसन समझ जाती हैं। वो कहती हैं कि इनके अकॉर्डिंग एलेक्स यहाँ पर आए थे, मगर अब वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद मिसेस वॉटसन एक बड़े से फ्लाइंग क्रिएचर में बदल जाती है। फिर वो उन तीनों को अपने ऊपर बिठाकर उस पूरी जगह की सैर करवाती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई ब्लैक फील्ड नजर आती है, जिसे देखकर केविन डर जाता है और नीचे गिरने लगता है। तब मिसेस विच टॉकिंग फ्लावर्स को उसे बचाने का कहती हैं और वो सब मिलकर केविन को बचा लेते हैं। केविन काफी डर गया था। तब चार्ल्स आकर उसे हक करता है। मैक मिसेस विच से पूछती है कि वो क्या है। मिसेस विच बताती है कि वो एक ऐसी ब्लैक एनर्जी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसको इट कहा जाता है और ये ब्लैक एनर्जी यूनिवर्स में हर तरफ बढ़ रही है और अब ये कहाँ जाएगी उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं। तभी मिसेस वॉटसन कहती हैं कि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि हमें हमारे सवालों के जवाब दे सकता है। जिसके बाद ये सभी ओराइन प्लैनेट पर टेसर करते हैं, लेकिन इस बार भी मैक को इसमें परेशानी हो रही थी। तब मिसेस विच उससे कहती है कि तुम जितना इस सब पर बिलीव करोगी उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा। इसके बाद ये लोग एक सेलेस्टियल बॉडी से मिलते हैं जिसका नाम है हैप्पी मीडियम। वो हैप्पी मीडियम से एलेक्स के बारे में पूछते हैं। काफी मनाने के बाद हैप्पी मीडियम मान जाता है और वो सबसे कहता है कि अगर उन्होंने एलेक्स के बारे में जानना है तो उन्हें इसके लिए ध्यान लगाना होगा। अब वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपने पैर ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक को इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो अपना ध्यान भी नहीं लगाती है। देखते ही देखते अब ये तीनों लेडीज भी बहुत ही परेशान हो जाती हैं और वो मैक को कहती हैं कि अगर वो ध्यान नहीं लगाएगी तो चीजें और भी बिगड़ जाएंगी और ना ही तुम कभी अपने फादर को फिर ढूंढ पाओगी। अब टाइम ये आ गया था कि जहाँ पर मैक को सच्चाई बतानी थी और मिसेस विच उसका हाथ पकड़ती है और कहती हैं कि एक प्लेनेट है जो कि धीरे धीरे तुम्हारे प्लेनेट तक पहुँच जाएगा। अगर वो अर्थ तक पहुँच गया तो सारे ही इंसानों में जेलसी फैल जाएगी। वो लोग वायलेंट हो जाएंगे, चोरी करने लगेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो कि ये सब कुछ बढ़ता जाए? और अब हमने तुम्हारे फादर को सिर्फ ढूंढना ही नहीं है बल्कि उनको रेस्क्यू भी करना है, क्योंकि तुम्हारे फादर भी कहीं न कहीं कैमजॉर्ट पहुंच गए हैं, यानी कि इट का प्लेनेट। हैप्पी आगे बढ़ता है और मैक को समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक समझदार लड़की हो। अगर तुमने अपने फादर को ढूंढना है तो तुम्हें इस पर और ज्यादा बिलीव करना होगा। इसके बाद अब हैप्पी मैक को वो मोमेंट दिखाता है कि जब एलेक्स यहाँ से गायब हुआ था। तब एलेक्स अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी होता था। वो हमेशा यही सोचता था कि आखिर इसमें किस चीज की कमी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो टेसर क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि एलेक्स के पास फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा वेव्स आने लगी और फाइनली एलेक्स उसमें एंटर कर पाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो अलग अलग प्लैनेट पर टेसर करने लगा। बहुत सारे प्लैनेट्स के बाद वो कैमजॉर्ट में फंस गया। अब जबकि मिसेस विच को ये मालूम हो गया है कि एलेक्स कैमजॉर्ट में है, इट के प्लैनेट पर है, जहाँ पर ये लोग कभी नहीं जा सकते क्योंकि ये एक लाइटनिंग सोल्स हैं और ये लोग डार्कनेस में नहीं जा सकती और ना ही वहाँ पर सोल्स की पावर काम करती है। जिस पर के मिसेस विच का कहना था कि हम सबसे पहले अर्थ पर जाएंगे तुम्हारी मॉम से मिलने, उसके बाद हम तुम्हारे फादर को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। तो जिसके लिए मैक मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने फादर को लिए बगैर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अगर इतना दूर आ गई हूँ तो अपने फादर को अभी लेकर ही जाऊंगी। मिसेस
मिसेस विच कहती हैं कि ये खतरनाक काम है और हमें ये अकेले नहीं करना चाहिए। मैग बार बार मना करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मिसेस विच उसकी बात नहीं सुनती और वो टेसर करती हैं। लेकिन उन्हें मालूम होता है कि मिसेस विच टेसर करके अर्थ पर नहीं पहुंची हैं, क्योंकि मैग की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये सभी लोग कैमेजॉर्ड पहुंच जाते हैं, यानी कि इट के प्लेनेट। वहां पहुंचते ही मिसेस विच मिसेस वॉटसन और दूसरी सोल से कहती हैं कि हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, हमारी पावर्स खत्म होने वाली हैं और अगर हम यहीं पर थोड़े वक्त और रुके तो हम शायद यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। आगे का सफर अब तुम्हें खुद ही तय करना है, तो इस बात का ख्याल रखना कि किसी भी चीज पर यकीन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज अपनी तरफ खींचेगी। एक दूसरे के साथ ही रहना। जाते हुए ये तीनों उसको एक सेलेस्टिजोन गिफ्ट करते हैं। मिसेस वॉटसन उसे बोलती हैं कि तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी पावर्स बनेंगी। इसके साथ मिसेस विच का गिफ्ट था कि तुम कभी भी अपनों से दूर नहीं रहोगी, हमेशा अपने प्यारों के साथ ही रहना। इन तीनों के जाते ही कैमेजॉर्ड चेंज होता है। देखते ही देखते ये पूरी जगह एक बहुत ही घने जंगल में बदल जाती है, जहाँ पर अभी चार्ल्स भी नहीं था और केविन और मैग को भी बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही थी कि जल्दी से दीवार की तरफ भागो, यानी कि माउंटेन्स की तरफ भागो। यहाँ के साइक्लोन हर चीज को अपनी तरफ खींच रहे थे। अगर अभी ये लोग आगे बढ़ते तो ये लोग उसी साइक्लोन की तरफ जाते। तभी यहाँ पर मैग अपनी साइंस को यूज करती है और कहती है कि नहीं, ये साइक्लोन हर चीज को दूर फेंक देगी। अगर हम भी इस साइक्लोन में चले गए तो हमें भी दूर माउंटेन्स पर फेंक देंगे। जिसके बाद मैग और कैल्विन एक साइक्लोन के अंदर बैठ जाते हैं और ये साइक्लोन इन्हें काफी ही दूर एक माउंटेन पर फेंक देती है, जहाँ पर जाने के बाद इन दोनों का बॉन्ड एक दूसरे से काफी बढ़ जाता है और इसी के साथ इनको चार्ल्स भी मिल जाता है। अब जब ये लोग एक साथ थे तो इन्हें आगे बढ़ना था। आगे बढ़ते ही इन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक ही किस्म की बॉल से खेल रहे थे। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आती है और उनको खाने के लिए बुलाती है, यानी कि ये सब कुछ एक लूप जैसा था। जिसके बाद एक लेडी रुकती है और इन बच्चों को खाने के लिए पूछती है, लेकिन मैग को अच्छे से मालूम था कि यहाँ की चीजें मैनिपुलेट कर सकती हैं और वो इस लेडी को मना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से वापस निकलते ही दोबारा से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और अब ये लोग एक बीच पर पहुँचते हैं। लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। एक आदमी जिसका नाम रेड था वो इनसे आके मिलता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि एलेक्स तो यहीं पर था और वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो मैग उसे कहती है कि क्या आप हमें उससे मिलवा सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी यहीं पर आए थे, तुम पहले खाना तो खा लो। तो यहाँ पर चार्ल्स और केविन खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर चार्ल्स को लगता है कि उसके खाने में रेत है। इसका मतलब है कि रेड ने उसे मैनिपुलेट कर दिया है। रेड दरअसल उस प्लेनेट की बनी हुई एक चाल है, एक क्रिएशन है। और अब चार्ल्स भी रेड की तरह ही बात करने लगता है और अब वो अपनी बहन यानी कि मैग के पास भी नहीं जाता है। और अब देखते ही देखते दोबारा से वो सारी जगह चेंज हो जाती है और एक व्हाइट रूम बन जाता है। चार्ल्स जिसके अंदर अब इट आ चुका है, वो अपनी ही बहन को बुरा भला कहने लगता है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो जिसे कुछ भी करना नहीं आता, और वो केविन को भी बुरा भला कहने लगता है। मैग उसे समझाती है कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो, तुम्हारे अंदर किसी की पावर्स हैं। लेकिन अब चार्ल्स जिसके अंदर इट की नेगेटिविटी आ चुकी है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी मैग यहाँ पर मिसेस वॉटसन की दी हुई ग्लासेस को यूज करती है और उसे कुछ इनविजिबल लाइन दिखाई देती है। इसी स्टेट को देखते हुए मैग आगे बढ़ती है और उसे एक रूम दिखता है जिसके अंदर उसे उसके फादर मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर काफी वक्त से फंसे हुए थे। और ये बात एलेक्स को मालूम भी नहीं होती है। एलेक्स को पता चलता है कि ये उसकी बेटी है। मैग उसे कहती है कि आप हमें कहाँ छोड़कर गए थे। एलेक्स उसे पूछता है कि मुझे आए हुए यहाँ पर कितने साल हो गए हैं। तो मैग उसे कहता है कि आपको गुम हुए 4 साल हो गए हैं। एलेक्स इन सब चीजों के लिए उससे माफी मांगता है और उसके साथ बाहर जाता है। मैग उसे बोलती है कि मेरे साथ चार्ल्स भी आया है, लेकिन उसको इट ने अपने काबू में कर लिया है। चार्ल्स अपने फादर को भी नहीं पहचान पाता है और उन्हें भी बुरा भला कहता है और कहता है कि आप तो इन सब को छोड़कर चले गए थे, आप तो मीन हैं और बस यूनिवर्स ट्रैवल करना चाहते हैं। आपने तो ये नहीं देखा कि आपके पीछे एक फैमिली भी है। एलेक्स को इन सब चीजों के लिए काफी गिल्टी फील हो रहा था और अब चार्ल्स यहाँ पर कहता है कि आओ मैं तुम सबको इट से मिलवाता हूँ। ये सभी एक डार्क स्लाइड से गिरते हुए नीचे जा रहे थे। तो एलेक्स कहता है कि हमें दोबारा से टेस्ट करना होगा ताकि हम जा सके, लेकिन मैग कहती है कि मैं चार्ल्स को लिए बगैर कभी नहीं जाऊंगी। तो एलेक्स अपनी बेटी को बहुत समझाता है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन मैग अपने फादर की एक बात नहीं सुनती। एलेक्स को टेसर करना आता था, इसीलिए स्ट्रॉन्ग टेसर की वजह से वो केविन को अपने साथ ले जाता है और मैग अपने भाई यानी कि चार्ल्स को बचाने के लिए जाती है।
अब इट की सारी पावर्स मैक को परेशान करने लगती है। इट की पावर्स चार्ल्स के थ्रू मैक को कहती है कि मैक एक यूजलेस लड़की है और उसे कुछ भी करना नहीं आता, और इसी के साथ मैक को ये भी डील दी जाती है कि वो उसकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं, बस मैक को उनका साथ देना होगा। जिस पर मैक मना कर देती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। मैक को अपना वो गिफ्ट याद आता है जो कि मिसेस विच ने उसे दिया था। मैक देखते ही देखते ये बोलना स्टार्ट कर देती है कि मैं जैसे भी हूँ बहुत ही अच्छी हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ और शायद मुझ में बहुत सारी खराबी होंगी, लेकिन मैं अपने भाई को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चार्ल्स इस सब से मना करने की कोशिश करता है कि मैक तुम ये सब कुछ क्यों बोल रही हो, और इसी के साथ इट की निकलती हुई पावर्स मैक को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, लेकिन फिर भी मैक हार नहीं मानती और अपने भाई को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि मैक गिरकर बेहोश हो गई थी, लेकिन अब चार्ल्स के अंदर से इट की पावर्स भी निकल गई थी। अब चार्ल्स अपनी बहन को उठाने की कोशिश करता है और अब इधर इट की पावर्स भी कम पड़ गई थी, क्योंकि 2 बच्चों को वो मैनिपुलेट नहीं कर पाया था, और देखते ही देखते लाइट सोल्स भी वहाँ पर आने लगी थी। वो तीनों सोल्स वहाँ पर आकर कहती हैं कि हमें तुम पर यकीन था कि तुम एक फाइटर लड़की निकलोगी, और तुमने तो सबको ही बचा लिया, और अब तो तुम टेसर करना भी अच्छे से जानती हो। 5th डायमेंशन से तुम बहुत ही अच्छे तरीके से निकल गई हो, और अब तक मैक यूनिवर्स से निकलकर 5th डायमेंशन में जब भी जाने की कोशिश करती थी तो उसे सब कुछ बहुत ही मुश्किल लगता था, लेकिन अब जबकि वो बिलीव करने लगी है तो उसके लिए अब एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाना बहुत ही आसान था, और इसके साथ अब वो बहुत ही एंजॉय भी करती है और हर एक चीज को एक्सप्लोर भी करती है, और उसे अब यकीन हो गया था कि फ्रीक्वेंसी कितनी सच है और वो उसे एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी कर सकती है। फाइनली मैक अब अपने घर में थी और वो अपने भाई चार्ल्स को भी अपने साथ लाती है। एलेक्स अपनी बेटी पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि अगर वो इतनी बहादुरी ना दिखाती तो शायद मैं कभी भी कैमेजॉट से ना आता, और ना ही चार्ल्स। इधर एलेक्स अपनी बेटी से माफी मांगता है कि मुझे अपनी एक्सप्लोर में इतना भी गुम नहीं होना चाहिए था कि मैं अपनी फैमिली को ही भूल गया। इसके बाद मैक अपनी मदर के पास जाती है और उनसे कहती है कि देखें मैं आपको किससे मिलवाने लाई हूँ। केट जब एलेक्स को देखती है तो ये बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होता है, क्योंकि 4 साल के बाद उसे यकीन नहीं था कि वो यहाँ पर आ सकेगा, और एलेक्स अब घर आ चुका था। जाने से पहले मैक केल्विन से भी मिलती है और केविन उसे बोलता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और आज से हम साथ ही रहेंगे। और फाइनली मैक और चार्ल्स साथ बैठते हैं और कहते हैं कि हमने सब कुछ संभाल लिया, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।